हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई की तरफ से जो मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर निकाला गया था टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए, तो उसके सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे, ताकि आप अपने एग्जामिनेशंस में सभी क्वेश्चंस को अगर समझ के जाते हो तो उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। आप आराम से अपने एग्ज़ाम में उस आंसर्स को करके आ जाओगे। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चंस को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। यहाँ पे AP दिया गया है। इसमें दो क्वेश्चन, एक और करके भी क्वेश्चन दिया गया है। दोनों ही क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमें A25 माइनस A15 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, A25 को हम लोग T25 भी कर सकते हैं या फिर A15 को हम T15 भी कर सकते हैं, यानी कि 25th टर्म और 15th टर्म। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे A25 का मतलब क्या हो गया A प्लस 24D, और A15 का मतलब क्या हो गया A प्लस 14D। तो हमें पहले A और D निकालना पड़ेगा। तो A तो यहाँ पे ये जो AP दिया है, इसमें जो सबसे पहला वाला जो टर्म है ये A हो गया, यानी A का वैल्यू कितना है 6 है। अब हमें D निकालना पड़ेगा। तो D के लिए हम लोग जानते हैं कि A2 में से A1 को घटा देते हैं तो D निकल जाता है। तो D के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, A2 ये हो गया A1, 9 हो गया A2, ये हो गया 12 A3, फिर हो गया A4, ऐसे करके। तो A2 में से A1 घटा देंगे, यानी 9 में 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो देखो A निकल गया और D निकल गया। D का वैल्यू 3, A का वैल्यू 6। अब हमें निकालना क्या था A25 माइनस A15। तो पहले हम क्या करते हैं A25 का वैल्यू निकाल लेते हैं। A25 दैट मीन्स कि A प्लस 24D। तो A का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 6 और 24 मल्टीप्लाई D का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिया गया है 3। तो 6 प्लस 24 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स कि 72। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। तो A25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 78। तो इसे हमें याद रख लेना है A25 का जो वैल्यू है वो 78 आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं A25 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 78। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे A15। यहाँ पे A15 भी निकालने के लिए बोला गया है। तो A15 का यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे और इसके लिए इसको यहाँ पे लिखेंगे A15 का जो वैल्यू होता है वो कितना A प्लस 14D। उसी तरह से A का वैल्यू डालेंगे, A का वैल्यू वही 6 था, 6 ही डालेंगे, प्लस 14 है। D के जगह पे जो आया था D का वैल्यू 9 में 6 घटाए थे 3 आया था, 3 डाल देंगे। तो 6 प्लस 14 3 जा 42, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो A25 का आया था 78 और A15 में कितना आया 48। ठीक है, तो दोनों को जो है हम लोग वही वैल्यू लिख लेते हैं। A25 का जो आया था वो आया था 78 और A15 का आया था 48। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो ऐसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे A25 माइनस A15 दैट मीन्स कि 78 माइनस 48, दोनों को घटा लो तो कितना हो जाएगा, 8 में घटाएंगे तो 0, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखो आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना लिए, इसका वैल्यू 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे वाला ये जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP। 7 टाइम्स मतलब 7 होगा, 7th टर्म यानी कि T7। ठीक है, ऐसे ऑफ द AP इज इक्वल टू, इक्वल बोला है इक्वल डाल दिए, 5 टाइम्स यानी कि 5। द फिफ्थ टर्म यानी कि T5, यानी A5 भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। 12th टर्म निकालने बोला है, तो हम पहले इसको तो सॉल्व कर ले, फिर तो 12th टर्म निकलेगा। ठीक है, तो ये 7 जैसे का वैसे उतारेंगे। T7 का मतलब क्या हो गया A प्लस 60, एक घटा देंगे 7 में तो 60 हो गया। और 5th टर्म का मतलब A प्लस 4D। ठीक है, इसको हम ऐसे रहने दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 7A, इसको मल्टीप्लाई करो 7 6 जा 42D बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 5A प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 20D। ठीक है, A वाला को एक साथ कर लो 7A और 5A दोनों को इधर कर लो, 5A को इधर कर लो तो ये हो गया यहाँ पे 5A होगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5A को, 5A
प्लस 42d है, प्लस 42d लिखेंगे और ये फिर 20t को इधर ही कर देंगे। d वाला एक साथ कर दिए और a वाला एक साथ कर दिए, इधर कुछ नहीं बचा, 0 डाल दिए। ठीक है, अब 7 में 5 घटाएंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 42 में 20 घटाएंगे तो 2 में 0 घटाए तो 2 हो गया, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो गया, 22d बराबर 0। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2a प्लस 22d आया, इसको हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। ठीक है, 2a प्लस 22d बराबर 0 आया है। हम इन दोनों में से क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया a प्लस 11d। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का टेबल 22 11 बार में आएगा, d जैसे का वैसे ही है। 2 अब 0 के नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 11d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और a 12 का ही मतलब क्या होता है, a प्लस 11d, 12 में 1 घटाते हैं तो 11 होगा, तो a 12 का वैल्यू हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर लिए, a प्लस 11d 12 टर्म बराबर हो गया, कितना आंसर आया, 0। तो यहीं पे हम आंसर लिख देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अब हम 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। सैम्पल पेपर में यहाँ पे +9 मिसप्रिंट है, क्वेश्चन वहाँ छूट गया है, तो आपको वहाँ पे +9 डाल के बनाना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला इक्वेशन हम पहले लेते हैं जो कि दिया गया है m 5x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9। तो ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m को 5x स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5mx स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस लिख दिए, और m को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6mx, फिर प्लस 9 है, प्लस 9 लिख दिए और बराबर 0 कर दिए। अब देखो ये जो 5m है ये a का वैल्यू होगा, माइनस 6m है ये b का वैल्यू होगा, और 9 c का वैल्यू होगा। इक्वल रूट बोला गया है, तो इक्वल रूट में क्या होता है, d बराबर 0 होता है, और d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब b क्या है, तो अभी हमने यहाँ पे बोला ये वाला माइनस 6m b का वैल्यू है, तो b के जगह पे माइनस 6m लिख दिए, स्क्वायर है, इस तरह से हम स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए, 4 है, 4 लिख लिए, एक जगह पे 5m है, एक जगह पे हम 5m लिख दिए, c के जगह पे 9 है, 9 लिख दिए, इक्वल टू 0 है, 0 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें करना क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 6 6 जा 36, माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया, 6m, और m का भी स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर होगा, माइनस इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5m मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसे रहने दिए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं कि क्या कॉमन निकल रहा है। तो देखो 9 4 जा 36 हो जा रहा है, 36 इधर भी है, तो 36 मिल गया, और m इधर भी है, m इधर भी है, तो 36 और m कॉमन निकल रहा है, तो हम 36m को इस तरह से कॉमन निकाल लिए। 36m कॉमन निकल गया, इसमें क्या बचा, 2m था, तो एक m निकला है, तो एक m तो बच गया, 36 पूरा निकल गया, सिर्फ m बचा। फिर माइनस है, माइनस 9 4 जा 36 और m ये पूरा निकल चुका है, सिर्फ 5 बचा, यहाँ पे 5 लिख देंगे, बराबर 0 हो गया। अब 36 को अगर हम 36m बराबर 0 करेंगे एक बार, और एक बार m माइनस 5 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम 36m बराबर 0 कर लिए, तो 36 0 आ जाएगा, तो m का वैल्यू यहाँ से एक बार 0 निकल गया, और एक बार यहाँ पे हम लोग को लेना है m माइनस 5 बराबर 0, और 5 उधर चला जाएगा, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो अब यहाँ पे m का दो वैल्यू आया, एक m बराबर 0 और एक m बराबर 5, तो कौन सा वैल्यू सही होगा, ये कि ये। तो अगर देखो यहाँ m का वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे, यहाँ पे अगर m का वैल्यू 0 ले लेंगे तो क्या होगा, 5x स्क्वायर m, यानी कि m का वैल्यू 0, दैट मीन्स कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो हट जाएगा, और अगर स्क्वायर वाला हट जाता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं तो वो क्वेश्चन ही जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हम m का वैल्यू यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, m का जो करेक्ट वैल्यू हम लोग का सही आंसर आएगा वो क्या होगा, 5, बस यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्किल C। यहाँ पे एक पॉइंट P लिया गया है, और इस पॉइंट P से
इस सर्किल में दो टेंजेंट खिंचाया गया है PA और PB, और आपको पता होगा कि सेंटर से जहाँ पे ये टेंजेंट सर्किल पे टच होता है, अगर हम उसको इस तरह से मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी बनेगा। ओके, क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि इफ़ OP इज इक्वल टू 2R, यहाँ पे जो OP का वैल्यू है वो 2R दिया गया है, ठीक है। देन फाइंड एंगल APB, तो यहाँ पे ये जो APB ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल पूरा हमें फाइंड करना होगा, और ये भी बताना है कि ये जो APB ये वाला जो एक ट्रायंगल है ये किस टाइप का ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन तीनों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में से कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल होगा। तो पहले हम इस वाले का एंगल निकाल लेते हैं, यानी कि APB का। तो APB निकालने के लिए हमें पहले ये छोटा वाला एंगल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दो एंगल देखने को मिलेगा APB, एक ये और एक ये। तो एक हम पहले इधर वाला निकालते हैं, ये निकलेगा तभी हम पूरा APB निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो ये वाला जो यहाँ पे ट्रायंगल है जिसमें हम ये वाला एंगल लेंगे, तो ये वाला अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि टेंजेंट ड्रॉ हुआ है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री के ठीक जो सामने होता है वो होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। 90 डिग्री के जो ठीक सामने होगा वो हाइपोटेनियस होता है, ये वाला साइड हाइपोटेनियस है, यानी हाइपोटेनियस का जो वैल्यू दिया है वो 2R दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम H बराबर यहाँ पे 2R लिख लेते हैं इस तरह से, और ये वाला क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, यानी P का वैल्यू दिया है, ठीक है, बराबर R हम यहाँ पे लिख दिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा कि साइन थीटा, यहाँ पे ये वाला जो एंगल हम इसको थीटा मान लेते हैं, लेट एंगल APO इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, P/H होता है। तो हम साइन थीटा बराबर P/H लिख लिए। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर P का जो वैल्यू है वो R लिया गया है, और H का जो वैल्यू है वो 2R लिया गया है, तो H/2R हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू R/2R। H का वैल्यू 2R यहाँ पे हम डाल दिए, और ऊपर में P था परपेंडिकुलर का वैल्यू R था, हम यहाँ पे R डाल दिए। यहाँ पे ये R कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 डाल दिए। 1/2 साइन कितना डिग्री बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से फिर लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो थीटा का जो वैल्यू निकला वो 30 डिग्री निकला, यानी ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री निकल गया। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल होगा और यहाँ पे ये एक जो ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि ये यहाँ पे ये भी रेडियस है तो रेडियस तो इक्वल होगा, ये दोनों टेंजेंट भी इक्वल है, ये कॉमन हो जा रहा है, दैट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री निकला है तो ये वाला भी जो एंगल है वो 30 डिग्री ही निकलेगा, यानी कि एंगल APB ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एंगल APO इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक बार फिर से लिख लेते हैं, एंगल APO इज इक्वल टू इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी PBO के, तो एंगल ये भी लिख देते हैं BPO इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों एंगल 30 डिग्री हो गया। तो पूरा हमें निकालना है APB, तो APB निकालने के लिए हम 30 + 30 ऐड कर देंगे, तो एंगल APB इज इक्वल टू 30 + 30, यानी कि 2 × 30, 2 बार 30 आया, ठीक है। इसको डाइट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये पूरा निकल गया 60 डिग्री। और आपको पता होगा 60 डिग्री निकल गया, दैट मीन्स कि 60 डिग्री ये वाला हो गया, और हमें बोला गया था कि ये जो APB है किस टाइप का ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल अभी हम देखें कि इक्वल था, तो ये क्या होगा, ये वाला हम लोगों का हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि जिसमें तो तीनों साइड है, ठीक है, चाहे वो ये वाला साइड हो, ठीक है, चाहे वो ये वाला साइड हो, चाहे ये वाला साइड हो, या फिर ये वाला कॉमन साइड हो, तो ये तीनों ही क्या है, इक्वल है। तो एंगल APB क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बस यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4 को अब देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर
इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है हम उसी को लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया दिया गया है कोन का, तो हम यहाँ पे वही चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका जो वैल्यू दिया गया है वो है 12320 है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो इक्वल टू दे दिए 12320 के, ठीक है। अब पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, देखो 56 यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे 56 लिख लिए, मल्टीप्लाई एल है, एल लिख लिए, और जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया था 12320 इसको हम यहाँ पे रहने दिए। अब हम यहाँ पे 7 का टेबल में 56 आता है, इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो 7 का टेबल में 56 कितने बार में आता है उसको हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। 7 का टेबल में 56 8 बार में आ गया, 7 8 जा 56। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो L का वैल्यू है इसे हमें फाइंड करना है, तो L बराबर हम लिख सकते हैं 12320, और ये जो 22 और 8 है अब इसके नीचे आ जाएगा 22 × 8 ऐसे। अब बस इसको हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ से हम फिर से कैंसिल कर लेते हैं। 8 का टेबल में ये आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 का टेबल में 8 आया, 4 बच गया, 4 और 3 43, 8 5 जा 43 और 2 32 हो गया, 8 4 जा 32, और 0 का 0 बच गया। अब ये बच गया 22, पहले हम 2 का टेबल में भी काट सकते हैं, 11 का टेबल में भी काट सकते हैं, 11 का टेबल में ही काटते हैं। 11 2 जा 22 हो गया, यहाँ पे 11 1 जा 11 हो गया, और 11 4 जा 44, 11 0 जा 0, और ये हो गया 2 7 जा 14, यानी 70 निकल गया, ठीक है। तो जो L का वैल्यू हम यहाँ से निकाले, यहाँ पे 70 निकाले, तो यही वाला हम यहाँ पे L का वैल्यू 70 लिख लेते हैं, ठीक है। L का जो वैल्यू निकला वो 70 निकल गया। देखो R का वैल्यू भी ऊपर में हमने अभी देखा, जो R का वैल्यू था वो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में दिया गया है। R का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 56, तो हम R का जो वैल्यू है 56 हम वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो R का वैल्यू हम यहाँ पे 56 लिख लेते हैं, ठीक है। R का वैल्यू हम यहाँ पे 56 लिख लेते हैं। हमें निकालने के लिए बोला गया था हाइट, यानी कि H का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। तो अब करना क्या है, L का स्क्वायर, L के जगह पे 70 दिया गया है तो हम 70 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट अंडर इसको हम इसी तरह से रहने देंगे, ठीक है, इसी तरह से रहने देंगे। L के जगह पे 70 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। R के जगह पे 56 दिया गया है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ओके। अब 70 का स्क्वायर करेंगे तो 70 का स्क्वायर 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा 4 9, और 2 0 लगा देंगे, ठीक है। 70 × 70, माइनस है माइनस, 56 को एक बार हम 56 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 3136 आया, ठीक है। तो जो वैल्यू आया 3136 हम उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है, 3136, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3136। अब हम इन दोनों को घटाते हैं, तो रूट है, रूट को हम इसी तरह से रहने देंगे। 10 में 6 घटाएँ तो ये 4 हो गया, यहाँ पे बच गया 9, 9 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ बच गया 8, 8 में 1 घटाएंगे तो 7, यहाँ 4 में 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1764 ये जो आया इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद आ जाएगा 42, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाल ले 42 सेंटीमीटर, H का जो वैल्यू है यही हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया है तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक फ्रीक्वेंसी जो है ये मिसिंग है, ये सब सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो यही हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसको x मान लेते हैं, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी x, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो मोड का वैल्यू दिया गया है 45, ठीक है। तो जो वैल्यू दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही हम सबसे पहले लिख लेते हैं। मोड का वैल्यू दिया गया है 45, तो हम यहाँ पे मोड इज इक्वल टू 45 लिख लिए, ठीक है। और मोड का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप लिख सकते हो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर में होता है F1, यहाँ पे F1 होगा, ठीक है, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये सब सारे क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे
कि L, F1, F0, F2 ये क्या होता है। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई एच भी होता है, इक्वल टू 45 है तो हम यहाँ पे इक्वल टू करके 45 कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम कुछ नहीं किए हैं, जो मोड का जो वैल्यू था वो लिख लिए, इसके बाद मोड का जो फॉर्मूला था उसको लिख लिया यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू 45 था इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें ये पता करना है कि ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है या फिर H क्या है। तो इसके लिए हमें पहले मॉडल क्लास जानना होगा कि मॉडल क्लास इसमें से कौन सा है। तो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ा होता है वही वाला मॉडल क्लास होता है। तो इस क्वेश्चन में ये फ्रीक्वेंसी ही मिसिंग है। अभी फ़िलहाल तो ये 10 बड़ा है, तो क्या ये मॉडल क्लास ये वाला होगा? तो नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो उसके लिए जो मॉडल क्लास होगा वो जो मोड का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि मोड का वैल्यू कितना है। जैसे इसमें मोड का वैल्यू 45 है, तो यहाँ पे ये जो क्लास जो मार्क्स दिया गया है, इस मार्क्स में जो 45 है वो किसके किसके बीच में आ रहा है हम वो देखेंगे। ये जो मोड है का जो वैल्यू है वो किसके बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है 40 to 60 के बीच में। दैट मीन्स कि जो हम लोग का मॉडल क्लास होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो मॉडल क्लास जो होता है उसी को हम ऐसे करके घेर देते हैं। आपको अगर नहीं घेरना है तो वो भी कोई बात नहीं। और ये वाला होता है लोअर लिमिट यानी L का वैल्यू, ये होता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट यानी L का वैल्यू 40 हमें दिख रहा है, तो हम L के जगह पे 40 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो L है, इस L के जगह पे हम 40 लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम एक एरो दे के L के जगह पे 40 लिख लिए। फिर आगे प्लस है, प्लस का साइन दे दिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए। अब आते हैं F1 का वैल्यू। F1 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो F1 का वैल्यू ये जो हम लोग का मॉडल क्लास है, ठीक है। तो मॉडल क्लास में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यही वाला मॉडल ये F1 का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसको अभी हम x माने थे तो F1 के जगह पे हम x लिखेंगे, और इसके पहले वाला F0 होगा और इसके बाद वाला F2 होगा। तो F1 का वैल्यू x हो गया, ठीक है। तो हम F1 के जगह पे x लिख लेते हैं। यहाँ पे F1 है तो F1 के जगह पे हम यहाँ पे x लिख लिए। फिर माइनस है, माइनस F0 का वैल्यू अभी हमने देखा यहाँ पे 10 दिया हुआ था, इससे पहले F0 का वैल्यू होगा तो हम वहाँ पे 10 लिख लेंगे, ठीक है। F0 की जगह पे हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, ठीक है, 10 हो गया। 2 है नीचे, 2 लिखे। फिर F1 के जगह फिर हम x ही लिखेंगे क्योंकि F1 का वैल्यू ऊपर में x हम पुट किए। F0 के जगह में 10 लिखे, 10 ही होगा। फिर माइनस है, माइनस। अब F2 में आते हैं तो F2 का जो वैल्यू है अभी हमने यहाँ पे देखा, ये F1 था, ये F0 था, आगे वाला F2 था। तो F2 का वैल्यू 6 है तो हम F2 का वैल्यू 6 ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे F2 की जगह पे 6 लिख लिए। फिर से ब्रैकेट है, ब्रैकेट डाल दिए। मल्टीप्लाई H है तो मल्टीप्लाई H हम लिख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई H है, H लिख लिए, इक्वल टू 45 है, 45 कर दिए। अच्छा, ये जो H है, H का भी वैल्यू हमें डालना होगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, H का वैल्यू पुट कर देते हैं। H का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो फिर से हम इस वाले में देखते हैं। H का वैल्यू होता है इन सब का डिफरेंस। अगर आप देखो तो ये सबका डिफरेंस जो होगा वो सेम ही होगा। डिफरेंस कितना है, 60 में 40 घटाओगे तो 20 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो H का वैल्यू होगा वो 20 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे H के जगह पे 20 लिख देते हैं। इक्वल टू 45 है, यहाँ पे 45 रहने दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप बना सकते हो। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते जाते हैं। बस आपको सॉल्व ही करना है, सॉल्व कर दोगे आपका पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये वाला जो 40 है इक्वल टू का इधर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ओके। तो ये यहाँ से यहाँ तक जैसे है वैसे हम बस उतार देंगे। x माइनस 10 बाई 2x माइनस 16, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 20 है, इसको रहने देते हैं। 45 हो गया और माइनस 40 है तो यहाँ पे माइनस 40 हो गया, इस तरह से, ओके। अब इसके बाद ये जो 20 यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला 20 मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको पहले घटा लेते हैं। घटाने के बाद इसमें आएगा कितना, 5 आएगा। इधर x माइनस 10 जैसे का वैसे ही होगा, 2x माइनस 16 ये भी वैसे ही होगा, और ये 20 अब इसके नीचे आ जाएगा, इस 5 के नीचे, तो 5/20 होगा। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 5 4 जा 20 हो गया, 5 1 जा 5। अब यहाँ से बस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
और हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, तो बस यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा और 10 4 जा 40 हो जाएगा, तो ये हो गया 40 इक्वल टू ये जो 2x माइनस 16 है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। x वाला को हम एक साथ कर देते हैं तो 4x माइनस 2x हो गया, इधर हो गया माइनस 16, माइनस इधर आ गया तो ये माइनस प्लस 40 हो गया। इन दोनों घटा लो, 4x में 2x घटाएंगे तो 2x होगा और माइनस 16 प्लस 40 माइनस प्लस माइनस, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 24 होगा। ओके, और अब ये 2 नीचे आ जाएगा 24 के, तो इस तरह से हम x का वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 24/2 इसको कैंसिल कर लो, 12 बार में ये कट जाएगा, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग का निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 12। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था इसका वैल्यू कितना हो गया 12। तो बस इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट अब कर लिया है। अब नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इफ़ रितु वेयर यंगर बाई 5 years देन व्हाट सी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। तो व्हाट इज़ हर प्रेजेंट एज? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है कि लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन जैसे दिया गया है उस क्वेश्चन को हमको पढ़ना है और उससे एक इक्वेशन हमें बना लेना है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है तो इस वाले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ओके, तो इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अनुसार हम इसमें इक्वेशन बैठाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट एज तो हम x मान लिए थे। ठीक है, अब आगे है कि इफ़ रितु वेयर यंगर बाई 5 years देन व्हाट सी रियली इज़। तो 5 years क्या है, यंगर है, तो जितना उसका प्रेजेंट एज होगा यंगर है तो उसमें क्या करेंगे 5 years हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओल्डर रहेगा तो 5 year प्लस करेंगे, यंगर रहेगा तो 5 year सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या किए 5 years 5 को सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में ले लिए। अब आगे दिया गया है देन द स्क्वायर, ये जो एज आया इसका स्क्वायर कर दिए ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर टाइम्स। अब ये जो एज आया ये इक्वल है 5 times हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हम x माने थे, इसका 5 times में 11 मोर है, यानी कि 11 ज़्यादा है, तो इसमें हम इस तरह से प्लस देके 11 लिख देंगे। तो जो हम लोग का इक्वेशन बनेगा वो क्या बना, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 11। तो यही वाला जो इक्वेशन है हम एक नीचे जो है लिख लेते हैं। ठीक है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 11। अब इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी तोड़ सकते हैं, या तो फिर x माइनस 5 को 2 बार आप लिख के उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे x है, b के जगह पे 5 है, 2ab हो गया, प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इधर जो जैसा है वैसे ही हम इसको उतार देंगे 5x प्लस 7। यहाँ पे हम 5x प्लस 7 इसको हम ऐसे उतार दिए इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे जो भी इसमें कैलकुलेशन होगा वो हम बस करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। ये x स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये 2 5 10 हो गया, यानी कि 10x प्लस 25 है तो इसको 25 रहने देते हैं, इक्वल टू 5x प्लस 11 है, इसको रहने दिए। x वाला को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, ये x स्क्वायर हो गया, ये जो 10x है माइनस 10x ऐसे रहने दिए, ये x इधर है इक्वल टू का, हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो ये प्लस माइनस में हो गया, और प्लस 25 है इसे भी हम ऐसे रहने देंगे। ये प्लस 11 फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो फिर से इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो गया। अब इसके बाद आगे फिर से हम कैलकुलेशन ही करते जाएंगे। x स्क्वायर है जैसे का वैसे ही उतारेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 और 5 15 माइनस 15x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर ले, माइनस करने के बाद जो भी आएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं। 5 1 में 1 गया तो 4, 2 में 1 गया तो 1 इक्वल टू 0। अब हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके बस x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम ये जो यहाँ पे सबसे
लास्ट वाला नंबर होता है इसका हम फैक्टर करते हैं। इसे 14 का फैक्टर करेंगे तो 7 2 जा 14 होगा, ठीक है। और इसका फैक्टर कर लेने के बाद जो भी आता है उसको या तो प्लस या फिर माइनस करते हैं, तो हमें जो है ये वाला लाना पड़ता है। अब हम इस 14 का फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद जो भी आएगा हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। 2 7 जा 14 हो गया, और इसको 7 1 जा 7 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमें लाना है 15, तो 15 कैसे आएगा, तो 7 2 जा 14, 14 और 1 15 हो गया, यानी कि -14 -1 15 आ जाएगा। तो यही वाला जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो x² जैसे का वैसे ही है, यहाँ पे हो जाएगा -14x, फिर हो जाएगा -x + 14 = 0 हो गया। इसमें से x कॉमन निकलेगा तो हम x कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। x कॉमन निकालिए, यहाँ पे क्या बच गया, x -14। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो जब कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 डायरेक्ट लिखना है। x है जैसे का वैसे ही होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 14 जैसे का वैसे ही हो गया, और इक्वल टू करके हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब ये वाला मिल जाता है तो हम 2 बार के बदले एक ही बार लिखते हैं, और x -1 बच गया, इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब एक बार x -14 = 0 होगा, तो इसमें से x का वैल्यू 14 निकल जाएगा, और एक बार x -1 = 0 होगा, तो इससे x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x का 2 वैल्यू निकला, एक x = 14 और एक x का वैल्यू 1, तो इसमें से ये जो x का वैल्यू 1 है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया था कि जो रितु का एज है, जो रियल एज है, वो उसके प्रेजेंट एज से 5 इयर्स यंगर है। तो 5 इयर्स यंगर यानी 1 में से अगर 5 घटाएंगे तो वो नेगेटिव में आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट एज 1 आ रहा है तो वो नेगेटिव में हो जा रहा है 5 ईयर कम करने पे। तो सो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, x = 14, ये ऋतु का प्रेजेंट एज होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी में एक और करके भी क्वेश्चन दिया गया था, तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्व आप 2 मेथड से कर सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इसको फैक्टर करना होगा, फैक्टर करने के बाद -p लाना होगा, जो कि आप लोग के लिए थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यूज़ करो, और बस फार्मूला में आप पुट करते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से ही बनाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से बनाने के लिए हम सबसे पहले a b c निकाल लेंगे। तो x² का जो कोफिशिएंट है 9, ये a का वैल्यू होगा 9, b का वैल्यू -6p होगा, तो b = -6p लिखते हैं, और ये जो p² - q² है ये c का वैल्यू हो जाएगा, p² - q², ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व जब हम करते हैं तो उसके लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, दैट मीन्स कि d निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो इसमें से सारा वैल्यू पुट कर देंगे a b c का। b का वैल्यू -6p है, तो -6p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है -4 है, 4 डाल देंगे, a के जगह 9 रख देंगे, और c के जगह पे p² - q², ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं, -6p का स्क्वायर करेंगे, तो -6p का स्क्वायर करने पे 6 6 जा 36, p² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे जो माइनस है ये जैसे का वैसे होगा, यहाँ कुछ करना है नहीं, 4 9 जा 36 हो गया, और ये p² - q² जो था इसको हम जैसे का वैसे उतार देंगे, ठीक है। ये जो p² - q² था वैसे उतार दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 36p² ये ऐसे रहेगा, -36 p² हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 p² होगा, और अब इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो इससे पहले ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस डाल दिए, और 36 को अब हम q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36q² हो जाएगा, ठीक है, 36q², ओके। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस p² दिखाई दे रहा है, 36p², यहाँ पर भी 36p², प्लस में है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया सिर्फ 36q², ठीक है, 36q² यहाँ डायरेक्ट बच गया, इसको हम यहाँ पे रहने देंगे। तो ये हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d निकल गया।
अब हमें रूट्स निकालना है, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस √d/2a। ठीक है, एक बार यहाँ पे प्लस होगा इस वाले जगह पे और एक बार यहीं पे माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला वही होगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, ये वाला बस याद रख लें। अब ये b, d और a का वैल्यू बस पुट कर देना है। तो हमने ऑलरेडी ऊपर में b का वैल्यू निकाला हुआ है, यहाँ पे देखो b का वैल्यू हमने लिखा हुआ है -6p, तो यही वाला हम नीचे लिखेंगे -6p। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू देते हैं, पहले एक माइनस है यहाँ पे ऑलरेडी, तो पहले एक जो माइनस है इसको लगाएंगे, फिर -6p है तो इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस है प्लस, रूट है रूट, और d के जगह पे अभी हमने ऊपर में 36q² निकाला था। यहाँ पे देखो d का वैल्यू 36q² है, तो बस यही हम यहाँ पे लिखेंगे 36q²। ठीक है, 36q² और बाई 2a। ठीक है, 2a, 2 लिखे, a का वैल्यू हम फिर से ऊपर में देख लेते हैं। ऊपर में हमने a का वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 लिख दिए। अब फिर से यहाँ पे वही लिखाएगा, माइनस, फिर से यहाँ पे -6p, और इधर यहाँ सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लस था तो इस जगह पे बस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस डाल दिए, √36q² और नीचे 2 × 9। जैसे का वैसे ही है, बस प्लस और माइनस का ही यहाँ पे डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। ठीक है, चलिए अब आगे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 6p यहाँ पे बचेगा, प्लस 36q² का अगर हम रूट निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा और q² का q हो जाएगा, और नीचे 2 9 जा 18 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 6p होगा, इसमें बस माइनस हो जाएगा, 6q हो जाएगा, 2 9 जा 18 होगा। इन दोनों में 6 है तो हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो जब 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ p बच जाएगा, प्लस यहाँ पे सिर्फ q बचेगा, और नीचे 18 का 18 ही होगा। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह 6 कॉमन निकालेंगे तो p - q यहाँ पे बचेगा, 18 ऐसे का वैसे ही होगा। इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 3 जा 18, इसको कैंसिल कर देंगे, 6 3 जा 18। और आगे बस हमें यहाँ पे जो चीज़ बचा उसको यहाँ पे बस लिख देना है। क्या बच गया, p + q/3 और p - q/3। ठीक है, जो चीज़ हमारा जो बच गया था उसको हम बस यहाँ पे लिख देंगे, तो यही जो है हम लोग का रूट यानी x का जो है वो वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सीखेंगे बनाने के लिए। इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला गया है मीडियन। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो इसी टेबल को हमने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब सारे डिस्टेंस दिए हुए हैं, इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया गया है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ही हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेंगे। मीडियन निकालने के लिए ध्यान में रखना है कि हमें सबसे पहले CF निकालना रहता है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ये जो 40 है सबसे पहले यहाँ पे यही वाला हम पुट कर देंगे। 40 है तो हम यहाँ पे 40 ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 80 और ये जो 40 है इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, 80 और 40 को प्लस करने पे कितना हो गया, 120। अब हम फिर से अब इन दोनों को प्लस करेंगे और इसी तरह से प्लस करते करते सब में लिखते जाना है। ओके, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। अब फिर से इसी तरह से हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करते हैं, इसको प्लस करने पे जो भी आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 और 2 10 का 0 हो गया, बच गया 1, 8 3 11 और 2 कितना हो गया 12, 1 और 1 2, 220। और अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस कर लेने के बाद आ जाएगा 250। तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे, तो आपको देखना है कि इसमें से सबसे मिडिल में कौन सा है। तो इसमें से जो सबसे मिडिल होगा वही मीडियन क्लास हो जाएगा। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसमें सबसे मिडिल में आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो यही हम लोग का मीडियन क्लास होगा। सपोज दैट 6 रहता तो आप इसमें से या फिर इसके नीचे वाले में से कोई भी एक मीडियन क्लास ले सकते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो भी हम लोग का मीडियन क्लास रहा उसको हम इस तरह से घेर लेते हैं ताकि हमें आगे चल के याद रहे कि ये हम लोग का क्या था, मीडियन क्लास होगा। तो जब आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो मीडियन क्लास को इस तरह से आप भी घेर के रख देना, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे हम मीडियन निकालने के लिए हमें बोला गया था, तो सबसे पहले तो हमें मीडियन का फॉर्मूला याद रखना होगा कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला अब लिख लेते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, आप ME या फिर MD भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर में हम लेते हैं N/2 माइनस CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई F, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके H कर देंगे, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला है, याद रखना है। अब इसमें ये जो L क्या है, L क्या है, L लोअर लिमिट है। तो जो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा वही L होगा। तो जो हम लोग का मीडियन क्लास आया था वो ये वाला आया था, इसमें लोअर लिमिट क्या है, ये वाला 2 है, तो हम 2 रख देंगे, ठीक है। L के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो L के जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर दिए। प्लस है प्लस, अच्छा ये जो N है, ये N क्या है, तो N इन सब को प्लस करने के बाद जो आएगा वही N होगा। क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख ले 250 दिया गया है N का वैल्यू, और यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आएगा वही N का वैल्यू होगा। चाहे आप इन सब को प्लस करो तो इन सब को प्लस करने के बाद 250 आएगा, ठीक है। तो N का वैल्यू हर जगह दिया हुआ है, आप कहीं से कोई भी वैल्यू देख के पुट कर सकते हैं, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा उतना, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं N के जगह पे 250, और नीचे 2 है, नीचे 2 लिखिए माइनस CF। अच्छा CF अब क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जो हम लोग का मीडियन क्लास आया था, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वही हम लोग का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कहलाएगा, ठीक है। यानी कि 120 जो है हम लोग का CF होगा। तो CF के जगह पे हम 120 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 120 लिख दिए पूरा बाई में। नीचे F है, तो F क्या है, यही वाला जो हमने लिखा था, यही वाला F है, ठीक है, 182। तो हम यहाँ पे 182 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, मल्टीप्लाई दे देते हैं, और इसके बाद मल्टीप्लाई H है। तो H का वैल्यू क्या होगा, तो H होता है इन सब का डिफरेंस, ठीक है। जो क्लास यहाँ पे साइज़ दिया गया है उसका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो 1 में 0 घटाएंगे तो भी 1 में होगा, चाहे 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा, सबका डिफरेंस 1 ही हो रहा है। तो H के जगह पे हम सिंपली यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दिए। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते जाएंगे, बस हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, प्लस कर दिए। इसको आप कैंसिल कर लो, कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 125 आया। तो यहाँ पे 125 लिख देंगे, माइनस 120 है, और नीचे 182 है। नीचे मल्टीप्लाई करके 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो हम 1 करके जो मल्टीप्लाई था इसको हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं अब, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला नंबर आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। नीचे यहाँ पे जो भी 2 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे रहने देंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, तो 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये जो 5 आया यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, और 182 जो आया इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए, एलसीएम लेंगे 1 और 182 का, तो 182 होगा। 2 को 182 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 का 6 बच गया, 1 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया, 364, और प्लस 5 है, प्लस 5 कर दिए, ठीक है। अब 364 प्लस 5 इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ने के बाद जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 369 हो जाएगा, 64 प्लस 5 69, और नीचे 182 है। अब हमें करना क्या है, बस इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो लिख देना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स में 2.08 लगभग आएगा, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सीखते हैं। बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाना पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो और कंस्ट्रक्ट करके आ सकते हो। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल लेना है, स्केल से 4 सेंटीमीटर आपको कंपास से नापना है। ठीक है, जो कि हम लोग का रेडियस होगा, और उसके बाद हमें क्या करना है कि एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, आपको 4 सेंटीमीटर नाप के इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ कर देना है, और जो रेडियस आया 4 सेंटीमीटर हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि इस वाले सेंटर पे आपको कंपास को रखना है, यहाँ पे सेंटर पे नहीं, इस वाले जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आपको रखना है सेंटर पे, और यहाँ से आपको 90 डिग्री बनाना है कंपास से। ठीक है, पहली बार जब काटते हैं 60 होगा, फिर 120 होगा, फिर यहाँ पे कंपास को रखेंगे, फिर इधर से काटेंगे और फिर यहाँ पे रख के काटेंगे, तो ये जो मिलाते हैं ये हम लोग का 90 डिग्री होता है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे एक 90 डिग्री का बना लेना है। ठीक है, तो जैसे हम इसको 90 डिग्री का बनाएंगे, तो इसके बाद बना लेने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे इस वाले जगह पे पॉइंट रखना है, जो सेंटर हम लोग का है सर्किल का, वहाँ पे रखना है कंपास का जो भी पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से इस तरह से आप लोग को एक सेमी सर्किल या सेमी आर्क हम बोल सकते हैं, ये ड्रॉ करना है, और यहाँ पे रख के जो आपका सीधा एक लाइन बनेगा जो रेडियस होगा, ठीक है, यहाँ पे रख के आपको इस तरह से एक बार कट करना है, और यहाँ पे इसको इस तरह से करके ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हमने यहाँ बनाया, ये बना 120 डिग्री। अब फिर से आपको यहाँ पे रखना है कंपास, और यहाँ से फिर से आपको बनाना है 90 डिग्री। तो फिर यहाँ ऐसे कट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे कट करेंगे। ठीक है, ऐसे जब कट करेंगे तो ये वाला फिर से यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला जो आपस में जो दोनों जो टच होगा, तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। यही वाला जो हमें है फाइंड करना था 60 डिग्री, और ये दोनों जो टेंजेंट है ये हमें ड्रॉ करना था। 60 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए था, और ये दोनों टेंजेंट बनना चाहिए था। तो बस ऐसे ही आप लोग को ये वाला कंस्ट्रक्ट कर देना है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर करें, इसके लिए मैं एक स्पेशल कोई वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चलिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मीन निकालने के लिए बोला गया है। तो मीन हम 3 मेथड से निकालते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हटाया गया है, तो उस मेथड से आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। या तो डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड, कोई भी मेथड आप यूज़ करके बना सकते हो। अब क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि हमें इसी मेथड का यूज़ करना है, यानी कि डायरेक्ट का करना है या फिर एज्यूम मीन का, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन में लिखता है कि डायरेक्ट ही यूज़ करना है या फिर एज्यूम मीन ही यूज़ करना है, तो आपको उसी मेथड का यूज़ करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो रेंज है, इसी रेंज को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 0 से 40, 40 to 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से 200। डायरेक्ट मेथड से हमने यहाँ पे मीन निकाला हुआ है। मीन निकालने के लिए आपको इस तरह से 4 बॉक्सेस बना लेना है। जो रेंज है हम उसको इस तरह से लिख लिए, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दिया गया था क्वेश्चन में, उसी फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख लो, ये सब सारे जो है फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, जब आप इन सब को प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो 120 आएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्लास मार्क निकालना रहता है, जिसे हम XI से डिनोट करते हैं। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो यहाँ पे रेंज दिया गया है, इन दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर दो, क्लास मार्क आपका निकल जाएगा। जैसे 0 + 40/2, तो 40/2 हो गया। इसको अगर कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 2 0 0, कितना आया 20 आया। तो देखो यही वाला 20 हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसके बाद हर बार आपको ऐसे ही करने का ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आप ये देख ले कि इसमें जो डिफरेंसेस है वो कितने का है। तो सब में जो आप डिफरेंस देखोगे वो 40-40 का है। तो बस आप 40-40 प्लस करते चले जाओ। ठीक है, तो 40 प्लस किए तो 60 हो गया, 60 में फिर 40 प्लस किए तो 100 हो गया, फिर 100 में 40 प्लस करेंगे तो 140 होगा, फिर 180 होगा। तो इस तरह से हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। अब क्लास मार्क निकालने के बाद जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी था और ये जो क्लास मार्क है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके हम यहाँ लिखेंगे, जिसे हम यहाँ पे FI XI लिखे हुए हैं। इसी तरह से इन दोनों मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो गया,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। और ये जो यहाँ पे एफ आई एक्स आई सबका वैल्यू था, सबको हम ऐड करके नीचे टोटल लिख देंगे। ये जो वैल्यू आएगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई का कहलाएगा और ये वाला सिग्मा एफ आई होगा। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो हम मीन आसानी से निकाल सकते हैं। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो अब हम लिख के निकालेंगे मीन, ठीक है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे आप लोग को लिख दे रहे हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये मीन का फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू अभी हमने पीछे देखा वही वाला हमने यहाँ पे पुट करना है और सिग्मा एफ आई का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, ये वाला सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 13280। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13280 और बाई में यहाँ पे सिग्मा एफ आई लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू है ये वाला है 120, तो हम यहाँ पे 120 लिखेंगे, ठीक है। नीचे में 120 लिखेंगे। मीन निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। मीन फार्मूला लिख के आप बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो अभी इससे पहले हमने रेड कलर में जो फार्मूला लिखा उसको लिखना है, फिर उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है। अच्छा, मीन को हम एक्स बार करके ऐसे डिनोट भी करते हैं, आप चाहते तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब करना क्या है, बस इसे कैंसिल कर देना है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आई थिंक 110.67 समथिंग आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का मीन हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने के लिए सीखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे है और करके भी दिया गया है। दोनों ही क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाद में फिर इसको सीखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 2 वर्टिकल पोल है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे एक हम पोल ले लिए ऐसे और एक दूसरा पोल ले लिए हम ऐसे, ठीक है। 2 अपोजिट पोल है, ऐसे करके लिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों पोल का जो दूरी है वो 20 मीटर है, ठीक है। दोनों पोल का जो दूरी है वो 20 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया गया है वो 20 मीटर दिया गया है। ये कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है, बस देखते जाओ, ओके। अब इसके बाद आगे है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। जो पहला पोल है, जैसे यहाँ पे हमने 2 पोल बनाया था, तो ये जो पहला पोल है, मान के चलो ये पहला वाला पोल है, तो इसमें से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा दूसरे पोल से। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री। ये दूसरे पोल का जो फुट है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे ये कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम फिगर को यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। इसी तरह से आगे यहाँ पे दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल। दूसरा जो पोल था वो पहले वाले पोल के फुट से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो अब हम जो इस वाले का, सेकेंड वाले का जो यहाँ पे पोल है और जो फर्स्ट वाले का जो फुट है, इसका जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है तो देख लेते हैं, निकालने के लिए क्या बोला गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द 2 पोल। दोनों पोल का जो हाइट है उसका डिफरेंस निकालना है। जैसे ये पहला पोल था, ये दूसरा पोल था, इसका जो भी हाइट होगा और इसका जो भी हाइट निकलेगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस यही करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल बी x एंड द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल बी y। तो आप फर्स्ट वाले पोल को का जो हाइट है उसको x मान सकते हो और सेकेंड वाले पोल का हाइट को हम y मान सकते हैं। अब हम ये वाला ट्रायंगल का कुछ भी एक नाम दे देते हैं, ABC, और यहाँ पे हम D ले लेते हैं। इस तरह से हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है ये लेते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम
ये परपेंडिकुलर लेंगे और बेस ले तो p बाई बी लेते हैं तो क्या होगा, p बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, और थीटा के जहाँ पे यहाँ पे जो डिग्री है वो 60 डिग्री है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कितना लेंगे, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो हम क्या लिखेंगे, p बाई बी, p के जगह पे x हो गया और b के जगह पे कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, तो √3 हो गया, इज इक्वल टू x बाई √3 हो जाएगा। अब इसमें से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 20√3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20√3। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल हमने क्या किया कि इस वाले ट्रायंगल से हमने सॉल्व किया। अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल BCD, तो यहाँ पे इसमें फिर से 90 डिग्री बनेगा, और इस वाले ट्रायंगल में अब हम फिर से p बाई बी लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसको बनाते हैं। फिर से हम यहाँ पे tan ले रहे हैं तो फिर से हम यहाँ पे tan लिखेंगे, tan थीटा, थीटा के जगह पे इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, थीटा के जगह पे इस वाले ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है तो हम यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से tan 30 डिग्री लिखे। इसमें फिर से tan थीटा यानी फिर से p बाई बी का जो फॉर्मूला है हम यूज़ करेंगे। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है, जो ये वाला होगा p और ये वाला हो जाएगा b, यानी कि y बाई 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम y बाई 20 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से y बाई 20 लिख दिए। tan 30 का फॉर्मूला होता है 1 बाई √3 इज इक्वल टू y बाई 20 हो गया। अब इसमें फिर से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद y इज इक्वल टू 20 बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया। यहाँ पे आप देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किए तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 20 हो गया, y √3 हो जाएगा, फिर √3 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे y बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे जो x का वैल्यू है ये निकाल लिए और ये जो y का वैल्यू है ये निकाल लिए। हमें निकालने के लिए बोला गया था दोनों पोल के हाइट का डिफरेंस, तो पहला पोल का भी हमने हाइट निकाल लिया, दूसरा पोल का भी हमने हाइट निकाल लिया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जो x का वैल्यू आया था 20√3 और यहाँ पे y का जो वैल्यू आया था 20 बाई √3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी x माइनस y। तो 20√3 माइनस, इसमें फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस y। x का वैल्यू आया था 20√3 माइनस y का जो वैल्यू है वो है 20 बाई √3। ठीक है, अब इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है, हमको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए, 1 और √3 कैल्शियम √3 हो जाएगा। तो ये √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 यानी 60 हो जाएगा। फिर माइनस है 20, ये हो गया, घटाएंगे तो हो जाएगा 40√3। ठीक है, 40√3 हो जाएगा। अच्छा, 40√3 है, कभी भी नीचे रूट नहीं रहने दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर में हो जाएगा 40√3 और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 40√3 और नीचे 3, यहाँ पे लिख दिए 40√3 और नीचे 3 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप चाहो तो इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर सके पॉइंट में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें एक और करके भी क्वेश्चन दिया हुआ था, तो चलिए उस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। तो चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजेंटल ग्राउंड। एक हॉरिजेंटल ग्राउंड है, सपोज करो ये एक हॉरिजेंटल ग्राउंड है और इस पर एक बॉय खड़ा है जिसका हाइट दिया गया है 1.7 मीटर। अब आगे क्वेश्चन है, 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री। अब ये जो बॉय खड़ा है एक बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर में खड़ा है, जिसका दूरी दिया गया है बॉय से इस बिल्डिंग तक का जो दूरी है वो दिया गया है 50 मीटर। ठीक है, और अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जो बॉय का जो आई है, जब ये इस बिल्डिंग के जो सबसे ऊपरी हिस्से को जब ये देख रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है
60 डिग्री का, यहाँ पे ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो बस यही हम लोग का फिगर है और हम लोगों को निकालना है इस बिल्डिंग का हाइट, ये पूरा हाइट ऊपर से नीचे से पूरा ऊपर तक, ये पूरा हाइट हमें निकालना है बिल्डिंग का। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसके लिए जो फिगर है, चलिए हम इस फिगर को पहले यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बॉय लिया, ठीक है, जिसका हाइट था 1.7 मीटर, जो कि एक ग्राउंड पे खड़ा था और इस बिल्डिंग से इसका जो दूरी था वो 50 मीटर तक का था। ठीक है, और ये जो इसका आई है ये इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से को देख रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेंगे, यहाँ पे इस तरह से 60 डिग्री हो गया। अब देखो ये अगर 1.7 है तो ये वाला भी जो हिस्सा होगा वो 1.7 ही होगा। ठीक है, चाहे ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। हमें निकालने के लिए बोला गया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट। ठीक है, हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, ए, यहाँ पे इसको बी, इसको सी कर लिए, सॉरी सी कर लिए, इसको यहाँ डी लिख लिए, यहाँ पे इसको ई लिख देते हैं। इस तरह से हम कुछ भी नेम लिख सकते हैं, दे सकते हैं अपने से। अब हम पहले क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल हम लोग का बनेगा, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल हम लोग का बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री होगा क्योंकि बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है हम a मान लेते हैं या फिर x मान लेते हैं, लेट ए बराबर x ऐसे करके लिख सकते हैं। और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल हम ले रहे हैं AED। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं AED। हम ये साइड और ये साइड लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा इस वाले बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो इस वजह से हमने यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है यानी AE का जो दूरी है हमने वो लिया। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, AE ले रहे हैं और हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, DE, तो यहाँ पे DE लिख लिए, इक्वल टू, अच्छा ये हो गया P, ये हो गया B, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, P/B, फिर वही tan थीटा का ही फॉर्मूला होता है, tan, और थीटा की जगह पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है बस हम वही करते जा रहे हैं। अच्छा, AE का वैल्यू को अभी हमने कुछ देर पहले x माना, तो AE के जगह पे x लिख लिए, और DE का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का 50 है तो हम यहाँ से ऐसे 50 लिख देंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 कर दिए। इस तरह से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 50√3 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है एक वैल्यू फाइंड कर लिया है, ये वाला जो ट्रायंगल था यहाँ से यहाँ तक हमने वैल्यू फाइंड कर लिया 50√3, और ये वाला जो BE का वैल्यू है 1.7 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से पूरा यहाँ AB तक का अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम नीचे लिख सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट में AB भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे AB लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू 1.7 प्लस 50√3। ठीक है, हम √3 का जो वैल्यू है 1.732 या फिर 1.73 दोनों में से कुछ भी पुट करके इस तरह से 1.732 लिख के इसको मल्टीप्लाई करके 1.7 से प्लस कर दें, आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेने के बाद 88.2 समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का राइट आंसर होगा 88.2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर लेने के बाद 1.7 प्लस कर दे, उसमें आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन दिया गया है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक सेल दिया गया है जो कि स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दिया गया है, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस। तो सपोज़ करो ये इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर ले लिए और एक हम एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, तो ये जो सेल है एक स्फेयर के शेप में था। अब इसी सेल को क्या किया गया कि इसको मेल्ट किया गया, और मेल्ट करने के बाद इसको एक नया शेप दिया गया सिलेंडर का। ठीक है, इसी सेल को
मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल ही होगा, सिलेंडर का और इस वाले स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। ऐसे आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल इस तरह से लिख लेना है। और इसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो हमें लिख लेना है। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होगा उसे लिख लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेरिकल सेल का यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसमें आर दो आर दिया गया है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख करेंगे कि 4/3 तो लिखेंगे ही, इस तरह से पाई भी लिखेंगे ही, और यहाँ पे 2 आर दिया हुआ है इसलिए एक बार कैपिटल आर क्यूब कर देंगे, एक बार स्मॉल आर क्यूब कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें जो डायमीटर है वो दिया गया है, यानी डी का जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इससे हम पहले रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2 होता है, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम कितना लेंगे, 7 सेंटीमीटर। तो इस वाले जगह पे हम इस रेडियस के जगह पे 7 सेंटीमीटर पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम 7 सेंटीमीटर रख देते हैं, और ये पाई कैंसिल कर सकते हैं। रेडियस के जगह पे हम 7 सेंटीमीटर रख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, एच है एच रहने दिए, यहाँ पे 4/3 है इसको रहने देंगे। अच्छा, जो आर का जो वैल्यू था यहाँ पे दिया गया था, एक था 5, दूसरा था 3, बड़े वाले का 5, दूसरे छोटे वाले का 3। तो बड़ा जो आर है, कैपिटल जो आर है, उसके जगह पे हम 5 रखेंगे यानी 5 का क्यूब, और स्मॉल आर के जगह पे 3 रखेंगे यानी 3 का क्यूब। अब 7 का अगर आप स्क्वायर करो तो हो जाएगा 49। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया h इज इक्वल टू 4/3। 5 का क्यूब करेंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 125, और 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें से हम h का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई, ये दोनों को घटा लो तो 5 में 7 तो घटेगा नहीं, कैरी ले लेंगे, 15 में 7 घटाएंगे तो 8 होगा। 8 में यहाँ पे 2 था, एक कैरी दे दिए थे तो 1 बच गया, 1 में 2 घटाएंगे नहीं घटेगा, फिर कैरी लेंगे यानी कि 11 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और ये जो 49 है ये अब इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो 49 का टेबल में 98 आसानी से 2 बार में कट जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एच का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4 2 जा 8, और नीचे 3 है 3 रहने देंगे, यानी h का जो वैल्यू निकाल लिए वो 8/3 हम निकाल लिए। ठीक है, h का वैल्यू निकल गया 8/3। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीज़ निकालने के लिए बोला गया था। एक तो हमें हाइट निकालने के लिए बोला गया था सिलेंडर का, जो कि निकाल चुके हैं। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हमें पहले फॉर्मूला लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr × r + h। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लिख दिए। अब इसका जो वैल्यू हमने ऊपर में निकाला है बस वही सब सारा पुट करेंगे। 2 के जगह पे 2 रहने देंगे, पाई के जगह पे 22/7 लिख देंगे, आर के जगह पे जो रेडियस है वो हम पुट करेंगे। हम यहाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं जो रेडियस हम लोग निकाले थे डायमीटर सिलेंडर का। ठीक है, डायमीटर दिया गया था 14 यानी कि रेडियस 7। तो हम यहाँ पे जो रेडियस है वो इस बार हम यहाँ पे 7 ले लेंगे। ठीक है, तो रेडियस के जगह 7 लिख लिए, फिर से रेडियस 7 होगा, और हाइट अभी हमने कुछ देर पहले ऊपर में जो है वो निकाला हुआ है, हाइट जो हम 8/3 यहाँ पे निकाले चुके हैं, तो वही वाला हाइट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8/3 पुट कर दिए। ठीक है, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 44 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है साइन तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 3 होगा, 1 का टेबल में 3 बार में आता है, 3 7 जा 21 हो गया, प्लस 8 है 8 रहने देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 29/8
3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 44 मल्टीप्लाई 29/3। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1276, इस तरह से आपका आ जाएगा 1276। और जब 3 से इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर देते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ 1 और 6 हुए, 3 5 जा 15, फिर 3 3 जा 9, लगभग 425.33 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी अब कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम इसके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सर्किल है, इस सर्किल के बाहर में कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम इस सर्किल में अगर को दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि सेंटर से जब हम इस तरह से रेडियस खींचते हैं जहाँ पे ये टेंजेंट टच होता है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, यानी परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, और जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि ये दोनों जो एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, ये प्रूफ करके दिखाएं। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा, ये प्रूफ करके दिखाएं। यानी सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। तो फिगर हम लोग का यही होगा। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसे नाम दे दिए। और ये बन गया अब एक क्वाड्रिलेटरल, और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। और इन सभी एंगल्स को हम जोड़ के दिखा सकते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। अब एंगल ए यहाँ पे इसका कोई वैल्यू दिया है नहीं, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। प्लस एंगल बी का यहाँ पे देखो 90 डिग्री है। अभी मैंने कहा कि जो रेडियस और जो टेंजेंट होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। फिर प्लस है, प्लस का साइन दे दिए। अब एंगल सी यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, तो हम डायरेक्ट एंगल सी रहने दिए। प्लस एंगल डी, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री लिख दिए। और इक्वल टू 360 डिग्री जैसे था, इसको हम ऐसे उतार दिए। ओके, अब देखो इन दोनों को प्लस कर लो, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल ए प्लस ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल का नेम है एंगल ए और एंगल सी, इसको हम एक साथ रहने दिए। और 90 प्लस 90 180 हो गया, इसको हम 180 लिख दिए और इक्वल टू 360 हो गया। अब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस 180। दैट मीन्स कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस यही हमें लाना था। देखो 180 आ गया ना, यानी कि सप्लीमेंट्री आ गया। सप्लीमेंट्री दैट मीन्स कि 180। तो यस, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो बस आपको यहाँ पे प्रूव लिख देना है। बस भाई, ये वाला क्वेश्चन लोग कंप्लीट हो गया। अब इसी में एक और करके भी हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। यहाँ पे आप देखो एक और करके भी क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। तो इसमें फिगर जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। इस फिगर को अगर हम देखें तो ऑलरेडी इसमें जो फिगर है वो इसमें हम दिया गया है। इसमें दिया गया है, इसमें भी जो है दो टेंजेंट है, ये पी टी और टी क्यू या फिर क्यू टी हम बोले, ये दो टेंजेंट इसमें दिया गया है। टेंजेंट ये दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि टेंजेंट किसी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम खींचते हैं किसी सर्किल पे तो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि एंगल पी टी क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल का दोगुना होगा। ठीक है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया।
अगर हम इस वाले एंगल को थीटा मान लें, क्योंकि पी टी क्यू हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ऐसे लिखेंगे, लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा। चलिए हम लिख के भी यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ये वाला ये जो ट्रायंगल था इसमें से ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, दैट मीन्स कि पी टी बराबर टी क्यू है या फिर क्यू टी है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल पी टी पी क्यू और टी क्यू पी, ठीक है, ये दोनों एंगल टी क्यू पी और टी पी क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों एंगल्स को हम कुछ भी मान लेते हैं क्योंकि इक्वल एंगल्स है। तो सपोज़ करो कि हम यहाँ पे इसको x मान लिए और इस वाले को भी x मान लिए, ठीक है। अब हम ट्रायंगल का सम जानते हैं कि 180 के इक्वल होता है, तो हम फिर से लिख सकते हैं इसके आगे कि यहाँ पे कि वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। और अब हम इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को। तो ये वाला एंगल का नाम दिया गया है पी टी क्यू, तो हम वही वाला नाम दे देते हैं, ठीक है, एंगल पी टी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू। और बाकी दोनों जो एंगल था वो इक्वल था, एक्स माने थे, एक्स रहने दिए, इसका जो सम होता है 180 होता है, रहने दिए, ठीक है। तो इसमें से पी टी क्यू का अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जो वैल्यू माने हैं वो थीटा माने हैं, तो हम पी टी क्यू के जगह पे थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो इसके जगह पे हम थीटा लिख लिए और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 डिग्री। अब थीटा को हम इधर कर देते हैं, ओके। तो इसमें हो जाएगा 2x बराबर इस तरह से, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो इसमें हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब ये जो 2 है ये दोनों में आ जाएगा, 180 के भी नीचे 2 आएगा और थीटा के भी नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, कि 180 डिग्री बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 का टेबल में 180 90 डिग्री हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ पे बच गया 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, तो यही लिख लिए 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये किसका वैल्यू निकाले हम, x का, ठीक है, ये x का वैल्यू निकला है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाला। और इस फिगर में अगर अब हम देखें, यहाँ पे ये जो फिगर था तो इसमें x हम ये वाला माने थे, यानी इसका वैल्यू अभी हम फाइंड किए, ठीक है। क्वेश्चन में हमें निकालने बोला गया था पी टी क्यू का और ओ पी क्यू का, तो हम ये वाला एंगल अब लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये वाला लेंगे, यानी कि ओ पी क्यू लेंगे। तो अब हम वही लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू। तो यहाँ पे हम एंगल ओ पी क्यू लिखेंगे, लिख लेते हैं एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, ओ पी क्यू बराबर क्या होगा, तो देखो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें पूरा में से, यानी कि ये वाला एंगल में से ये वाला एंगल को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो ओ पी टी, ये जो है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो ओ पी टी का जो वैल्यू होगा वो फिर से क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरा में से इस वाले एंगल को, तब तो ये वाला एंगल निकलेगा। तो इस वाले एंगल को घटा रहे हैं, यानी x घटा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार x लिख के x का वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, या फिर आप एक बार यहाँ पे x लिख सकते हो। तो 90 डिग्री रहने दो और x का जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे जो हमने ये निकाला था, तो बस यही वाला हमने यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से लिख देना है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस फिर से 90 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया थीटा बाई 2, ये 90 डिग्री कट गया। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया थीटा बाई 2,
किसका वैल्यू आएगा θ/2, तो यहाँ पे हम जो निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे OPQ, तो यहाँ पे OPQ का जो वैल्यू निकला वो θ/2 निकल गया। अब इस 2 को हम इधर कर देंगे, यानी कि 2 एंगल OPQ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिख लेते हैं, 2 एंगल OPQ बराबर इधर हो गया थीटा। ठीक है, और थीटा बराबर हमने क्या माना था, शुरू में ही हमने थीटा का जो वैल्यू है वो माना हुआ था PTQ। ठीक है, थीटा बराबर PTQ, तो हम यही वाला वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, थीटा के जहाँ पे PTQ लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे O होगा OPQ बराबर एंगल PTQ, थीटा का वैल्यू डाल दिए PTQ। तो बस हमें यही वाला जो है प्रूफ करना था, खाली ये जो PTQ है इधर होगा और 2 एंगल OPQ इधर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया गया था बनाने के लिए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन यहाँ देखो दिया गया था बनाने के लिए, इसमें PTQ बराबर 2 एंगल OPQ निकालने के लिए बोला गया था, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, PTQ बराबर 2 एंगल OPQ, बस इसको इधर कर देना है और इस वाले को इधर कर देना है, बस हो गया। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 2 केस स्टडी क्वेश्चंस है, तो चलिए उन क्वेश्चंस को भी अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। एक केस स्टडी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से ये दिया हुआ है। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों को बनाना है। इससे पहले बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, स्टार्टिंग में जो चीज़ें दी हुई है वो आप डायरेक्ट मत पढ़ें, जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले वो पढ़ ले, नहीं समझ में आएगा फिर आपको ऊपर पढ़ना है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है 1 नंबर में कि मेक ए लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। अब देखो यहाँ पे हमें एक फिगर ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ऊपर में दिया हुआ है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है चलिए देखते हैं। तो दिया गया है कि एक गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ ए 240 मीटर टावर ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवार्ड्स। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे एक टावर दिख रहा होगा जो कि एक लाइट हाउस है। ठीक है, और यहाँ पे एक बोट है, तो यहाँ पे एक गार्ड है सबसे ऊपर में। तो ये जो गार्ड है यहाँ से ये देखता है कि एक बोट है जो इस लाइट हाउस के तरफ में, यानी कि उस टावर के तरफ जो है वो आ रहा है। ठीक है, और इस टावर का जो हाइट है वो भी दिया गया है 240 मीटर। ठीक है, और ये जो गार्ड है इस बोट को जब वो देखता है तो उस टाइम जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया था उस इंफॉर्मेशन से हमने फिगर काफ़ी आसानी से बना लिया। तो हम ये वाला फिगर जो है हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक यहाँ पे लाइट हाउस था, यानी कि एक टावर था। ठीक है, इस टावर को हम थोड़ा सा सीधा खींच लेते हैं क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे सपोज करो बोट था और ऊपर से जो गार्ड था ये देख रहा था, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से 30 डिग्री ले लिए, और इस टावर का जो हाइट दिया गया था वो 240 मीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे 240 रहने दिए। हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला गया है, तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है, पहले तो जो फिगर बनाने के लिए बोला गया था वो तो हमने बना लिया। अब आगे है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। यहाँ पे जो बोट है और इस टावर का जो फुट है इसका डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। इसको आप कुछ भी यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे नाम दे दिए इसको A, यहाँ B, यहाँ पे C। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइट हाउस है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC हम इस वाले का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो
यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है, तो इस वजह से हम ये वाला साइड और ये वाला साइड लेंगे, यानी कि AP और BC लेंगे, सॉरी AB और BC लेंगे। तो AB बाई BC इज इक्वल टू, ये P है ये B है, यानी परपेंडिकुलर है, बेस है, P बाई B ले रहे हैं। P बाई B का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, tan और थीटा की जगह पे है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब AB का जो वैल्यू होगा हम पुट करेंगे। ठीक है, AB का जो वैल्यू है वो 240 है, पुट कर दिए, और BC का जो वैल्यू है निकालना है, यही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोट है, यहाँ पे इसका टावर का फुट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC ऐसे रह जाएगा, और 240 को तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240√3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी अब हम समझ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट was approaching the tower and its distance from tower is reduced by 240√3 - 1 मीटर। यानी कि अब पहले क्या था कि यहाँ पे ये जो लाइट हाउस था और यहाँ पे जो बोट था, तो हमने अभी देखा कि इसका जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक हमने 240√3 निकाला था। ठीक है, लेकिन ये जो बोट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ने के कारण इसका जो डिस्टेंस है वो घटता है, कितना, 240√3 - 1, ये घट जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो हो जाता है 240√3 - 1, ये घटकर हो जाता है। ठीक है, तो हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, बोला गया व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। यानी कि जो यहाँ पे जो गार्ड जो देख रहा था, पहले जो बोट यहाँ था, अब बोट यहाँ आ गया है, तो अब यहाँ पे जो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। यानी कि हमें यहाँ पे अगर थीटा मान लेना है और थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन भी थीटा, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन भी थीटा, ऐसे करके। ठीक है, अब थीटा मान लिए, फिगर को यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये था, फिर से ड्रॉ करते हैं, ये था लाइट हाउस। ठीक है, यहाँ पे था बोट, अब ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये वाला का हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी थीटा मान लिए। ये पहले से जो टावर का हाइट है 240 दिया हुआ है। ठीक है, और हमने इससे पहले जो है ऑलरेडी निकाला हुआ है, इससे पहले भी हमने ऑलरेडी जो है यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो फाइंड किया हुआ है 240√3, और यहाँ से यहाँ तक अब जो क्या हुआ, जो बोट का जो डिस्टेंस है इतना कम हो गया, जो इसका डिस्टेंस कम हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 240√3 - 1। ठीक है, 240√3 - 1, ये ब्रैकेट में। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ये वाला। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसका फिर से आप यहाँ पे कुछ भी नेमिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप A डाल दो। ठीक है, यहाँ B डाल देते हैं, यहाँ पे C डाल देते हैं, इस बार यहाँ पे D डाल देते हैं। तो इस बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो फिर से हम tan थीटा ही लेंगे, क्योंकि ये और ये वाला वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले tan थीटा निकालने से पहले हमें ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, BC का वैल्यू। तो BC का वैल्यू निकालने के लिए पूरा में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पूरा का वैल्यू हमने इससे पहले कितना निकाला था, 240। ठीक है, पहले हमने 240 निकाला था, तो BC बराबर कितना हो गया, 240√3, ये हमने पहले ऑलरेडी निकाला था। और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू क्वेश्चन में इस बार दिया गया है वो है 240 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1, ऐसे माइनस दे के हम लिख सकते हैं 240। ठीक है, और ब्रैकेट में फिर दिया गया है, फिर ब्रैकेट में दिया गया है √3 - 1। ठीक है, ऐसे है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 240√3 जैसे का वैसे होगा, माइनस है, ये देखो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 240√3 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1।
ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। सॉरी, ये 1 नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और ये 240 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 240। ये 240√3 और -240√3 प्लस माइनस में कट गया, यहाँ सिर्फ बच गया 240, ठीक है। यानी कि ये वाला जो वैल्यू है हम लोगों का निकल गया 240 यहाँ से यहाँ तक का। अब हम आसानी से ले सकते हैं फिर से tan थीटा, ठीक है, यानी कि AB/BC, ठीक है, tan थीटा बराबर AB/BC। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू AB/BC। इसमें हम tan थीटा जैसे का वैसे रहने देंगे। AB का जो वैल्यू, जो लाइट हाउस का जो हाइट था वो 240 था, और BC अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे निकाला था, इसका ही वैल्यू 240 ही निकाले हुए हैं ऑलरेडी हम यहाँ पे भी, तो इसका भी नीचे हम 240 ही लिखेंगे, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, 24 कैंसिल, बच गया 1, यानी कितना बच गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से हो गया tan थीटा बराबर 1। तो tan कितना डिग्री बराबर 1 होता है, तो tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan कैंसिल, थीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो 45 डिग्री निकलेगा। तो यही हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी नंबर ये 2 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो लिखा भी है कि फॉर्म एन AP रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। अब देखो इसमें करना क्या है, हमें क्या करने के लिए बोला गया है कि AP फॉर्म करने के लिए बोला गया है। तो AP कैसे फॉर्म करेंगे, ये कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें लिखा गया है कि नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप्स चैलेंज। जो नितेश है वो पुशअप्स चैलेंज के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, ठीक है। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। वो अभी जो करेंटली है वो 1 घंटे में 3000 पुशअप्स कर रहा है, ठीक है। बट ही वांट्स टू अचीव ए टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स। लेकिन वो चाहता है कि वो 3900 पुशअप्स 1 घंटे में करे, ठीक है। वो जैसे अभी 3000 पुशअप्स 1 घंटे में कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि 1 घंटे में वो 3900 पुशअप्स करे, वो ऐसा चाह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, लिखा गया है कि विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज़ एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर। देखो अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो नितेश था वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है पुशअप चैलेंज के लिए, वो 1 घंटे में 3000 पुशअप्स कर रहा है। और इसमें यह दिया गया है कि जैसे ही अगला दिन आता है, जैसे आज 3000 पुशअप्स हम किए, जैसे ही अगला दिन आया तो 5 पुशअप्स जो है वो 1 घंटे में उसका बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसे आज 3000 हुआ, अगले दिन 5 पुशअप्स और बढ़ गया, उसके दिन 5 पुशअप्स और बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर से 5 पुशअप्स और बढ़ जाएगा। तो देखो AP हम लोग का यहीं से क्रिएट हो रहा है, AP जो है हम लोग का यहीं पे बन जा रहा है। सबसे पहला दिन वो पुशअप्स करता है वो 3000 का करता है, तो 3000 लिख दिए। इसके बाद अगला जो होगा उसमें 5 पुशअप्स वो बढ़ा ले रहा है, यानी कि 3005 हो जाएगा। फिर उसमें अगला दिन जो होगा 1 घंटे में वो 5 पुशअप्स और बढ़ा ले रहा है, यानी 3010 होगा। इसी तरह से 5 करके बढ़ते जाएगा। और उसका जो लास्ट जो टारगेट है वो कितना तक 1 घंटे में करना चाह रहा है, तो 3900 यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो लास्ट जो होगा वो 3900 होगा। समझ में आ गया। तो देखो AP बन गया। अब हमें निकालने क्या बोला गया है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, यानी कि हमें क्या करना है कि n का वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बिफोर द डे हिज गोल इज़ एकम्प्लिश्ड, जिस दिन वो अपना जो टारगेट था 3900 पूरा करना चाहता है उसके पहले तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n निकालने के बाद 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा
जो आंसर है वो 1 नंबर का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो n फाइंड हम कैसे करेंगे? तो n फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये वाला जो फर्स्ट टर्म है इसको लिख लेते हैं। AP हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो 3000 है ये हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। तो A बराबर 3000 हो गया। हम D निकालते हैं तो A2 में से A1 को घटाते हैं, तो यहाँ पे हम D लिखेंगे। D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि 3005 माइनस 3000, तो D का वैल्यू निकल गया 5। अच्छा, जो लास्ट टर्म होता है वो AN, यानी कि हम उसको TN भी बोल सकते हैं, वो TN का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि TN बराबर 3900, और यहाँ से हम TN का फॉर्मूला लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 3900। और इसके बाद फिर हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अब हम A का वैल्यू अभी हमने देखा ऊपर में दिया गया था 3000 पुट कर दिए, प्लस n यही वाला हमें फाइंड करना है -1, और D का वैल्यू हमने 5 निकाला, और ये हो गया 3900, जैसे का वैसे उतार दिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 3000 है ये इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, और ये वाला जैसे कि वैसे हम उतारेंगे, यानी n माइनस 1 5 ऐसे उतारेंगे इसको, और 3900 माइनस 3000 इधर कर देंगे। तो n माइनस 1 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को घटाएंगे तो 900 होगा। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, बस आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करते जाना है। अब ये जो 5 है आप इसको नीचे ला सकते हो, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा आसानी है कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस 900 के नीचे में 5 कर देते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। तो 5 1 जा 5, 4 बच गया, 5 8 जा 40, और 0 180 हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 180। फिर से हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 180। दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू 180, माइनस इधर जब आता है तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 181। ठीक है, 181। तो n का जो वैल्यू निकल गया वो 181 निकल गया। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। लेकिन हमें मिनिमम नंबर निकालना था, तो अब आपको सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था हम लोग का, वो देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें अब हमें यहाँ पे लिखना है ये वाला जो पूरा लिखा गया है, यहाँ से द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द, यहाँ से यहाँ तक पूरा हम लिख लेंगे, और इक्वल टू का साइन देंगे, और इक्वल टू का साइन देने के बाद डायरेक्ट हम n-1 करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी होगा, तो डायरेक्ट हम n-1 लिखते हैं। n का वैल्यू 181 माइनस 1, और ये हो गया 180। तो ये आपका आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, n जो भी निकलेगा उसमें से बस 1 घटा लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको भी समझते हैं। इसमें दिया गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज़ अचीव्ड। यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जब वो जितना चाहता था पुशअप्स करना एक दिन में, तब तक वो टोटल कितने पुशअप्स किया। ठीक है, तो टोटल हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे AP फॉर्म किया था, हमने जो AP फॉर्म किया था, AP क्या था, सबसे शुरू में 3000 था, फिर 3005 था, फिर 3010 था, और इस तरह से 3900 तक लिए थे। तो इसमें से हमको क्या करना है, हमें सम निकालना है, यानी कि SN निकालना है। ठीक है, n का वैल्यू अभी हमने कुछ देर पहले निकाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, n का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 181। ठीक है, यहाँ पे 181 हमने ऑलरेडी निकाला है, तो n के जगह पे हम 181 रखेंगे। ठीक है, पहले n का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। n का 2 फॉर्मूला होता है, एक n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक वो वाला होता है, और एक लास्ट टर्म को लेके भी होता है n/2 a प्लस l। तो लास्ट टर्म जब दिया हुआ है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे। हमें निकालना है n का वैल्यू SN, और n जो दिया हुआ है अभी हमने यहाँ पे देखा, जो n दिया हुआ है वो हम यहाँ पे निकाले हुए हैं 181। ठीक है,
यहाँ पे 181 निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे जो n के जगह पे है वहाँ पे 181 लिखेंगे, ठीक है, S 181, और n के जगह पे यहाँ पर भी 181/2 होगा। a का वैल्यू 3000 था, और फिर प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो l का यानी सबसे लास्ट वाला जो वैल्यू था वो 3900 था, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब बस इसके बाद सॉल्व करते जाना है। ये 181/2 हो गया, इन दोनों को प्लस कर ले तो 336 हो जाएगा, और इधर 900 हो गया, 6900। इसको कैंसिल कर ले, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 62445, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने मैथ्स के पूरे सैम्पल पेपर को ख़त्म कर दिया है। अगले वीडियो में हम और भी इसी तरह से यूज़फुल चीज़ों को देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।